हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की विधियों को डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए गए हैं, जिसमें से पहला है विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, दूसरा है इसका अध्यापक से संबंधित कारक, तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक और चौथा है प्रक्रिया से संबंधित कारक। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होते हैं। विद्यार्थी या अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, इसमें क्या होता है कि लर्नर को ध्यान में रखकर कौन सी बातें बताई गई हैं, इनको डिस्कस किया गया है। जिसमें है पहला, अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। किसी भी प्रकार के अधिगम कार्य में लर्नर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं, मानसिक चिंताओं तथा परेशानी का शिकार होते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। उनकी तुलना में स्वस्थ बालकों का विकास जल्दी होता है, वो अधिगम की क्रिया में जल्दी सीखते हैं। अब दूसरा इसका पॉइंट है विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता। इसकी योग्यता क्या है? विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता कितनी है? विद्यार्थी की स्वाभाविक रुचि, अरुचि, क्षेत्र विशेष में सीखा गया पूर्व ज्ञान किस स्तर का है, उसकी सामान्य बुद्धि कैसी है, शक्ति, सामर्थ्य, ये सब मूलभूत क्षमताओं और योग्यताओं में आती है। दूसरा पॉइंट इसका ये है महत्वाकांक्षा और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, ये तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, अगर विद्यार्थी में महत्वाकांक्षा और अभिप्रेरणा नहीं है तो वो कभी भी सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो ये हो गए इसके 3 पॉइंट। आगे देखते हैं जीवन उद्देश्य। चौथा पॉइंट है इसका जीवन उद्देश्य। अगर विद्यार्थी के जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो वो कभी भी सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो जीवन उद्देश्य का निर्धारण भी बहुत जरूरी है। 5वां है तत्परता एवं इच्छा शक्ति। सीखने के लिए बालक का खुद का तत्पर रहना जरूरी है और उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अगर कोई खुद ही सीखने के लिए तैयार नहीं है तो सिखाने के कार्य में बाधा आती है। अध्यापक से संबंधित कारक कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है इसका विषय पर पूर्ण अधिकार। जिन अध्यापकों का विषय पर पूर्ण अधिकार होता है और वो कक्षा में पूरी तैयारी से आते हैं, उन्हें अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरा है इसका शिक्षण कला एवं कौशल। शिक्षक को शिक्षण की कला एवं कौशल का ज्ञान होना चाहिए। यदि इसका अभाव है तो वो विषय का ज्ञाता कितना भी हो पर उसकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती है। तीसरा है इनका अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। अध्यापक के व्यक्तित्व एवं व्यवहार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी पे अवश्य पड़ता है। एक अध्यापक अपने व्यक्तित्व और गुणों और व्यवहारों से अपने विषय के प्रति बालक में रुचि भी जागृत कर सकता है और अरुचि भी पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है इसका अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। इसमें क्या होता है कि यदि अध्यापक की खुद की मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन अच्छा है तो वो अपनी परिस्थितियों से समायोजन कर लेता है। इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ उसकी बहुत जरूरी है कि अच्छी हो। नेक्स्ट है इसका अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अनुशासन एवं अंतःक्रिया का स्तर। जो अध्यापक शिक्षण के दौरान कक्षा में जनतंत्रात्मक एवं प्रेरणादायक अनुशासन बनाए रखते हैं, मतलब वो दंड का प्रयोग नहीं करते हैं और अपनी क्लास में एक इंटरेक्शन छात्र और अध्यापक के बीच में बना रहता है, तो वहां पर छात्र बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के शिक्षक से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये हो गई अध्यापक से संबंधित। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं विषय वस्तु से संबंधित कारक कौन से होते हैं। इसमें पहला है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति। विषय वस्तु का शिक्षण अध्यापक द्वारा होता है और वो उसी को केंद्र बिंदु मानकर अपनी पाठ्य योजना तैयार करता है। पाठ्य योजना तैयार करने के बाद फिर वो अपना शिक्षण कार्य करता है। तो उसकी विषय वस्तु की आकार कैसा है, भाषा शैली कैसी है, वो रुचि का विषय है या नहीं, ये सब चीजें विषय वस्तु के अंतर्गत आती है। तो ये हमारा पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का चयन।
विषय वस्तु का जो चयन होता है वो बालकों की आयु को ध्यान में रख के किया जाता है कि उनकी आयु क्या है, मानसिक स्तर कैसा है, उनकी क्षमता तथा योग्यता क्या है, ये सब ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन किया जाता है। तीसरा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का आयोजन। विषय वस्तु को कक्षा शिक्षण के दौरान मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग से ही बालकों के सामने रखना चाहिए कि बालकों की एज क्या है और उनका मेंटल लेवल क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रक्रिया से संबंधित कारक कौन से होते हैं। इसमें है जो पहला पार्ट बताया गया है, अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने के तरीके। वो क्या क्या होते हैं। पहला है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, कि जो भी शिक्षक पढ़ाता है बालक को या जो भी उसको पढ़ाना है वो बालक के पूर्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए। मतलब लर्नर जो भी सीख रहा है तो अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए कि इसका स्तर क्या है, इसने पहले से क्या सीखा है, उसी को संबंधित करके ही नवीन ज्ञान को देना चाहिए। एक विषय तथा क्षेत्र के अधिगम का दूसरे से समवाय, ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। इसमें क्या है, विषय वस्तु को एकदम अलग करके नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि जीवन क्रियाओं तथा अन्य विषय क्षेत्रों से संबंधित करके ही बताना चाहिए। नेक्स्ट है इसका अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसका चौथा पॉइंट है अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था। जैसे गणित जैसे सब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ पर अभ्यास कार्य और दोहराना बहुत जरूरी होता है कि उनका क्लास वर्क, होमवर्क अगर वो करते रहते हैं रेगुलरली तो अभ्यास की और शिक्षण की वो क्रिया बराबर चलती रहती है, उनका रिवीजन होता रहता है। तो ये हो गया दोहराने की व्यवस्था। उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन, मतलब फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। ये क्या होता है, अध्यापक के द्वारा उचित फीडबैक मतलब प्रतिपुष्टि मिलने पर बालक की कमियों में सुधार किया जा सकता है। मतलब उसको एक गाइडेंस मिलता है और उसकी गलतियों को सुधारा जा सकता है। अब पुनर्बलन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अधिगम के दौरान कुछ अच्छा यदि लर्नर करता है और शिक्षक के द्वारा अगर उसको शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए उसके अधिगम के दौरान तो बालक उत्साहित होता है और सीखने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट है इसका सीखने सिखाने की मनोवैज्ञानिक विधियां और तकनीक। इसमें क्या होता है, सभी विषय की विधियां और दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब जो टीचिंग एड्स यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल को पढ़ाते हैं तो मैप के द्वारा पढ़ाया जाए तो अच्छा है, और गणित विषय को वो अभ्यास करके पढ़ाया जा सकता है, बार बार उसको रिवीजन कराया जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो ये हो गया विधियां और तकनीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब शिक्षण अधिगम वातावरण एवं संसाधन क्या होते हैं जो कि लर्निंग के दौरान ज़रूरी होते हैं और काफ़ी महत्व रखते हैं। इसमें इसका पहला क्या है, सामाजिक संवेगात्मक वातावरण। विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण अच्छा होने से छात्र तथा अध्यापक के संबंध भी अच्छे होते हैं। दूसरा है उचित अधिगम सामग्री और सुविधाओं को प्राप्त होना। अब इससे क्या मतलब है, जैसे पाठ्य पुस्तक, लिखने पढ़ने की सामग्री उस विद्यालय में मतलब जहाँ पे भी जो वातावरण जिसमें भी सिखाया जा रहा है, सीखने की क्रिया चल रही है लर्नर और टीचर के बीच में, तो वहाँ का पुस्तकालय कैसा है, प्रयोगशाला है, खेल का मैदान है, पानी की व्यवस्था कैसी है और बिजली की व्यवस्था कैसी है, पंखे कैसे हैं, क्लासरूम कैसा है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण। इसमें क्या आता है, जैसे पूर्ण रूप से शांत वातावरण हो, कोलाहल ना हो, उचित बैठने, खड़े होने, कार्य करने की व्यवस्था, और सबसे इम्पोर्टेंट अध्यापक का निष्पक्ष एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार। ये सब चीजें परिस्थितियां और वातावरण में आती हैं। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा ये हो गया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम की विधियां क्या हैं, लर्निंग मेथड्स क्या होते हैं। इसमें पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें क्या होता है, करके सीखने में व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करने का अभ्यास करता है
तथा जिसके परिणाम स्वरूप वह उस कार्य को सीख जाता है। अब स्वयं करने से उसे इस मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का पता लगता है, तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं निरीक्षण करके नवीन बातों को सीखता है। तीसरा है परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखने के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं परीक्षण करता है तथा नवीन कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट देखते हैं वाद विवाद विधि, डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से वाद विवाद करने के दौरान सीखता है। डिस्कस करेगा तब उसको कई चीज़ों का पता लगता है। नेक्स्ट है वाचन विधि। वाचन विधि के अंतर्गत पाठ का सस्वर वाचन करके उसे सिखाया जाता है। ये हो गई, जैसे छोटे बच्चों को कविताएं याद कराते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। इस विधि में प्रयास एवं त्रुटि विधि में व्यक्ति अंतर्दृष्टि के द्वारा कार्य करने का प्रयास करता है तथा बार बार प्रयास करके सीखता है। तो ये हो गई प्रयास एवं त्रुटि विधि। कई बार प्रयास करेगा, कुछ गलतियां होंगी, फिर उसको सुधारेगा, इस तरह से वो प्रयास एवं त्रुटि विधि के अंतर्गत सीखता है। नेक्स्ट है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में पाठ को एक साथ एक बार में दोहराकर याद किया जाता है, होल मेथड इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है अंश विधि, पार्ट मेथड। अंश विधि में पाठ को सुविधा अनुसार कुछ अंशों में बांटकर एक एक करके विभिन्न अंशों को याद किया जाता है। इसमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे अगर 14 लाइन की कोई कविता है, अगर उसको पूरी याद नहीं कर पा रहे हैं तो वो 5-5, 6-6 लाइनों में बांटकर उसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसका नेक्स्ट है अंतराल विधि, इंटरवल मेथड। अंतराल या विराम विधि में पाठ को सुविधानुसार थोड़े थोड़े समय के अंतर के बाद बार बार दोहराकर याद किया जाता है। विराम विधि में पाठ को थोड़े थोड़े समय के लिए दोहराया जाता है, मतलब इसमें कोई विराम नहीं होता है। इसमें थोड़े थोड़े समय का अंतर लेके बार बार रिवीजन किया जाता है। कंटिन्यूअस मेथड क्या होता है, सतत विधि। इस विधि में पाठ को एक ही बैठक में अनेक बार दोहरा कर याद किया जाता है। मतलब अंतराल विधि में थोड़े थोड़े समय का अंतर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कोई विराम नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस मेथड होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लर्निंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, हम यहीं पे अपना ये लेक्चर क्लोज करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।